एक बार सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और एक बार पुनः आप सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने एमसीक्यू क्लास की। और फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, वो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होंगे हमारे चैनल पर वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और इसमें टॉप 25 ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक तरीके से मिक्सचर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने है। हर प्रश्न के लिए आपको 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 400 मीटर की ऊंचाई वाले भौगोलिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, एक तरफ दे रखा है महीना, महीने दे रखे हैं सारे, जनवरी फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और इसमें दे रखे हैं अधिकतम औसत तापमान, मतलब एक तरफ महीना दे रखा है, औसत अधिकतम तापमान दे रखा है, औसत न्यूनतम तापमान भी दे रखा है, और वर्षा मिलीमीटर में दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में एक प्राकृतिक वन हो, यदि इस भौगोलिक क्षेत्र में एक प्राकृतिक वन हो 400 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावना किसकी होगी? मतलब किस वन की संभावना इस एरिया के आधार पर होगी? नम समशीतोष्ण शंकुधारी वन, मोटेन उपोष्ण कटिबंधीय वन, यदि वह शीतोष्ण वन है, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? बताइए भैया सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कैसे, जरा देखते हैं, व्याख्या आपके सामने है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन 400 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई, तापमान और वर्षा के ऊपर दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। मार्च और अक्टूबर के दौरान, मार्च और अक्टूबर के दौरान यहां अधिकतम वर्षा होती है, और तापमान जो है वो 21 से 30 डिग्री से अधिक नहीं होता। इनमें आर्द्रता यानी जो नमी होती है उसका स्तर 77% से लेकर 78-88% तक होता है। तो ये सब मानक पूरा करता है केवल एक ही वन, जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय वन। इसीलिए हमने उस श्रृंखला के आधार पर, जिसमें इस प्रकार की वर्षा हो रही थी, न्यूनतम वर्षा हो रही थी, अधिकतम वर्षा हो रही थी, उसी आधार पर हमने इसका आंसर निकाला। तो यह है वन का डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड प्रश्न आपके सामने है। एक नए प्रकार का अल नीनो, जिसे अल नीनो मोडो की कहा जाता है, समाचारों में दिखाई दिया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य अल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनता है, जबकि अल नीनो मोडो की पूर्वी प्रशांत महासागर में बनता है। दूसरा, सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में तूफान कम हो जाते हैं, लेकिन अल नीनो मोडोकी के परिणाम स्वरूप अधिक आवृत्ति वाले तूफान अधिक संख्या में आते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं? बताइए एक बार आंसर इसका, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल दो, यानी दो वाला कथन केवल केवल सही है। सामान्य एलनिनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में तूफान कम हो जाते हैं, लेकिन एलनिनो मोडोकॉकी के परिणाम स्वरूप अधिक आवृत्ति वाले तूफान अधिक संख्या में आते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। अल नीनो मोडोकी, अल नीनो मोडोकी के रूप में जाने वाली घटना गर्म मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में होती है। यह अल नीनो की पारंपरिक घटना से अलग है। इस प्रकार अल नीनो मोडोकी के केवल अड, इसलिए इस प्रकार अल नीनो मोडोकी ही सही है, के लिए केवल दूसरा कथन सत्य है। तो चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोम 863 मक्का की किस्म है, निम्नलिखित कारणों में से समाचारों में था। यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित बौनी किस्म है जो सूखे के लिए प्रतिरोधी है। यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है जो कीट प्रतिरोधी है। यह नियमित मक्का की फसल की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोटीन सामग्री वाली आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है। यह जैव ईंधन उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी की जाने वाली आंशिक रूप से संशोधित किस्म है। बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? यह कीट प्रतिरोधी, इसका मतलब बी, ये बी सही है। कैसे, जरा देखते हैं। मोनसेटो कंपनी
मोनसेटो कंपनी द्वारा आनुवंशिक रूप से उत्पादित मक्का को MON 863 के रूप में जाना जाता है। यह हाल में ही अपनी संशोधित किस्म के आधार पर या किस्म के कारण खबरों में था, कीट प्रतिरोधी हो सकती है। यह मनुष्यों का उपकार नहीं है क्योंकि यह विषाक्तता के कारण लीवर और किडनी की समस्याओं का कारण बनता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 तो हो गया था सर, चौथा क्वेश्चन होगा अब तो। कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन उनकी खेती को लेकर दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कॉफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, लेकिन चाय का प्रवर्धन तने की कटिंग द्वारा होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या एक भी सही नहीं है, बताइए। क्या आंसर हो सकता है इसका? है इसका मतलब केवल एक सही है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि चाय और कॉफी दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर होती है, ये सही है, ठीक है, और उगाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कॉफी को अधिक गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है, कॉफी को क्या चाहिए? अधिक गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, जबकि चाय को उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से में उगाया जाता है। इस प्रकार पहला कथन उसी संबंध में सत्य है। कॉफी को आमतौर पर बीजों द्वारा प्रचारित किया जाता है, मतलब कॉफी को बीजों द्वारा उगाया जाता है, फिर भी कॉफी के प्रचार के लिए बॉन्डिंग, गैप्टिंग, कटिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो टेम्परेचर में अंतर है, उगाने की प्रक्रिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए 4 का ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र हैवीनेट की मानव बस्तियों पर वैश्विक रिपोर्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक ने पिछले 3 दशकों में शहरीकरण की सबसे तेज विकास दर दिखाई है? तो ये कौन सा महाद्वीप है? इसमें महाद्वीप का ऑप्शन है एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, या कैरिबियाई, और या नॉर्थ अमेरिका। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा एशिया। एशिया ने सबसे ज्यादा दिखाई है। एशिया ने 2009 में यूएन हैबिट की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट के अनुसार शहरीकरण की सबसे तेजी से बढ़ती दर को दिखाया है। यह शहरीकरण पिछले दशक में एशिया में सबसे अधिक रोजगार, बुनियादी ढांचों में प्रगति, बेहतर तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ले जाता है, और आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसी होने की संभावना है। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन, इन पर भी हमें विचार करना है कथनों पर। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध उपलब्ध अलवण जल कुल पाए जाने वाले लवण का लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल पाए जाने वाले जल का लगभग 1% से भी कम है, ठीक है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल ताजे पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों से बना हुआ है। तो ये गलत है। जब ये गलत है तो उसका मतलब सब तो सही हो नहीं सकते। अब ये सही है, तो इसका मतलब केवल एक, पहला वाला विकल्प सही है। तो कैसे है वो जरा देख लेते हैं। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध ताजा पानी कुल पाए गए पानी का लगभग 1% से कम है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का केवल 1% से भी कम मानव उपयोग के लिए सुलभ है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि पोलर आइस कैंप में 95% नहीं बल्कि 68% पानी है। मतलब ध्रुवों पर जो पानी है बर्फ के रूप में जमा है वो 95% नहीं है, 68% है, ठीक है। तो इसलिए केवल एक विकल्प ही सही है। तो ये था 6 का ए। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7, यदि कोई मलक्का जल मध्यम से यात्रा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पार आ सकता है? बाली, ब्रुनोई, जावा, सिंगापुर। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। यदि कोई मलक्का जल मध्यम से यात्रा करता है तो कौन सा पार आ सकता है? बाली आएगा, ब्रुनोई आएगा, जावा आएगा, या सिंगापुर आएगा? तो दरअसल में सिंगापुर आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं।
सिंगापुर शेर शहर यात्री द्वारा पार किया जाता है जब यह मलक्का जल मध्य से यात्रा करता है। जल मध्य सिंगापुर और मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया में सुमात्रा के बीच स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है। तो इन दोनों के बीच में सिंगापुर स्थित है, ठीक है, तो इसलिए ये विकल्प सी डी सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां, एक भौगोलिक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार और ओक का पेड़, सदाबहार ओक का पेड़, ठीक है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? भूमध्य सागरीय की, पूर्वी चीन की, मध्य एशिया की या उत्तरी अमेरिका की? देखिए, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ये भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य सागर के आसपास वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्म और शुष्क जलवायु होती है, शीतकाल में हल्की और नम जलवायु होती है, इसमें सदाबहार ओक के पेड़ हैं और वहां बारिश होती है। ज्यादातर सर्दियों में भी ऐसा होता है। ऐसी जलवायु परिस्थितियों का कारण समुद्री धाराएं और भूमध्य सागर का प्रभाव होता है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। तो ये था 8वें का ए। अब जल्दी से हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 9वां प्रश्न आपके सामने है। दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूमना या दबाव? बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का घूमना, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ। कैसे, जरा देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, हालांकि यह उत्तरी गोलार्ध में विपरीत है। इस घुमाव को कोरियोलॉन्सिस बल के रूप में देखा जाता है, जो एक काल्पनिक एवं आभासी बल है जो गतिमान वस्तुओं को विक्षेपित करता है। मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में विपरीत होगा, तो यही प्रक्रिया उत्तरी गोलार्ध में बाईं की जगह दाईं ओर होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे के सारे किसके कारण है? पृथ्वी की अच्छी घूर्णन के कारण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? रेत रेगिस्तान, धान की फसल भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेरी भूमि? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए, एक बार कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि, यानी लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। ताजी बर्फ से ढकी भूमि अधिक सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देती है और इस घटना को अल्बेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्बेडो कहा जाता है। यह बनावट, रंग या प्रकार से प्रभावित हो सकता है। ताजा हिमपात और बर्फ सूर्य के प्रकाश का 80 से 85% भाग परावर्तित कर देता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 11वां क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाएं अधिक मजबूत और लगातार होती हैं, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है, पहला। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलॉन्सिस बल अधिक होता है, ठीक है। अब इसमें से हमें सही विकल्प छांटना है। एक सही है, दो सही, दोनों सही या एक भी नहीं? ये तो सही है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है, यानी भूमि कम है, पानी वाला भाग ज्यादा है, पानी वाला भाग दक्षिणी में ज्यादा है। और कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलॉन्सिस बल अधिक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक ही सही है, यानी ए। चलिए देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक भूभाग है। इसके अलावा कोरियोलॉन्सिस बल का संबंध पृथ्वी के घूमने से है, ना कि अन्यथा स्थिर रहता है, यानी ना कि किसी क्षेत्र के आधार पर। यह बल उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर होता है, ठीक है। इसलिए विकल्प ए सही है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। लवणीकरण तब होता है जब मिट्टी में संचित सिंचाई का पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे लवण और खनिज निकल जाते हैं। सिंचित भूमि पर लवणीकरण के क्या प्रभाव हैं? यह फसल उत्पादन में काफी वृद्धि करता है, यह कुछ मिट्टी को अवधेय करता है, यानी इट मेक्स सम सोइल्स इम्प्रोवेबल, यह जल स्तर को ऊपर उठाता है, यह मिट्टी में हवा के स्थानों को पानी से भरता है। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है ए, यह फसल उत्पादन में काफी वृद्धि करता है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसका डी होगा, यह मिट्टी में हवा के स्थानों को, यह मिट्टी में हवा के स्थानों को पानी से भरता है। ठीक है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये बोला, हाँ ये भी गलत है। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों होगा, तो ये मिट्टी में हवा के स्थानों को पानी भरता है। एक बार देख लेते हैं। लवणीकरण होता है, यह कभी कभी अलवण मिट्टी लवणीय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में यह मिट्टी में नमक के परिणाम स्वरूप बनता है। लवणीकरण के परिणाम स्वरूप जल भराव होता है, जो मिट्टी के मौजूद वायु स्थानों को पानी से भरने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए 12 का डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ बड़ी संख्या में ऑर्किड की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं या पारिस्थितिकियां हैं, और इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ बड़ी संख्या में, तो इसका आंसर है आंध्र, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कैसे जरा देखते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत जलवायु परिस्थितियां हैं और विशिष्ट प्रकार के ऑर्किड की खेती के लिए आदर्श है। भारत में ऑर्किड की 1300 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं और उनमें से अधिकांश अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम यानी पूर्वोत्तर के हिस्सों में है, और इसमें भी अरुणाचल, मेघालय और असम के उत्तरी तटों पर यह पैदावार होती है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है, सही कथन छाटना है। खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलों की खेती प्रमुख है। निम्नलिखित में किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं? मतलब ये चारों विशेषताएं किसी एक राज्य में, बताइए आंसर। बताइए, ये सारी की सारी विशेषताएं एक ही राज्य में है, वो है गुजरात। कैसे, वो देख लेते हैं। दी गई भौगोलिक विशेषताएं भारत के गुजरात राज्य में प्रतिनिधित्व करती हैं। यह एक शुष्क और अर्धशुष्क उत्तरी भाग है। मध्य भाग कपास का उत्पादन करता है। नगदी फसल की खेती अन्य फसलों पर प्रमुख है। इसके अलावा तंबाकू, मूंगफली, मक्का, अरहर और चना जैसी खेती भी यहां होती है, तो इसलिए गुजरात सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन ब्रह्मांड से रिलेटेड है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में क्या अंतर है? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या होते हैं, उनमें अंतर देखना है विकल्प के आधार पर। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह हैं, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा जमा की गई गैसों से बनते हैं, ऐसा है। क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, धूमकेतु एक बोधगम्य चमकदार पूंछ दिखती है, जबकि क्षुद्र ग्रह में ऐसा नहीं होता। धूमकेतु एक बोधगम्य चमकदार पूंछ दिखाते, जबकि क्षुद्र ग्रह में ऐसा नहीं होता। बताइए क्या आंसर है? तो इसका मतलब है, इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 अंतर पूछ रहा है, सही। तो इसका मतलब केवल 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 3 सही है या सभी सही है? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं और एक रॉकिंग बॉडी होते हैं। ज्यादातर बृहस्पति
ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। धूमकेतु एक बर्फीला पिंड है और आकार में छोटा होता है, ठीक है, और सूर्य के करीब से गुजरते हैं और गैस छोड़ते हैं, और उस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी ये पूंछ भी बना लेते हैं, इसलिए बी सही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। बताइए, ये भी ब्रह्मांड से ये निश्चित सिंचाई से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड। बताइए आंसर क्या होगा। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उर्वरक पोषक तत्वों के नुकसान को कम किया जाता है। यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट को रोका जा सकता है सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सभी सही हैं, डी। कैसे, वो जरा देख लेते हैं। सूक्ष्म सिंचाई को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। इसमें पानी की बड़ी मात्रा में बचत की जा सकती है और पौधों की जड़ों तक पानी की बूंदों को भेजने की क्षमता होती है। पानी को संकीर्ण पाइपों के माध्यम से पौधों की जड़ क्षेत्र में भेजा जाता है और यह पानी के बाष्पीकरण को कम करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को भी इसे कहते हैं। तो 16 का डी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 कह रहा है, अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थलीय पेटी के बनने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थलीय पेटी के बनने का क्या कारण हो सकता है? यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है। यह गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही है? एक, दो, दोनों या एक भी सही नहीं है। तो दरअसल में इसका एक ही आंसर है, ये तो गलत है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, इसलिए ए। चलिए हम लोग एक बार व्याख्या ले लेते हैं। अफ्रीकी और यूरेशियन मरुस्थलीय पेटी में बनने के मुख्य कारण है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कोशों में स्थित है और यह विषुवत रेखा के चारों ओर घूमती है तथा यह गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण से होता है। इस वजह से ऐसा संभव है। तो 17 का ए। अब चलिए हम चलते हैं 18वें पे। यदि एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए, यदि एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए और तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में जल्दी से पुनः उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि एक वर्षा वन में पेड़ों के प्रसार में खराब जीवन क्षमता होती है। वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वर्षा वन प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं और विदेशी प्रजातियां वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। बताइए क्या आंसर है। तो ये सारे मुझे गलत लग रहे हैं, एक ही इसमें ऑप्शन सही लग रहा है। यदि उपोष्ण वो है ये, एक वर्षा वन में पेड़ों के प्रसार में खराब जीवन क्षमता होती है। तो जरा देखते हैं, ये यही आपका ऑप्शन सही है। यदि एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाए तो यह उष्णकटिबंध की तुलना में शीघ्रता से पुनः उत्पन्न नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वर्षा वन में पेड़ों के प्रवर्धन की जीवन क्षमता क्या हो जाती है, कम। इसलिए 18 का ए। 19वां क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल नामक एक परत रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। ओजोन की, अब इसमें से दो विकल्प पढ़ने, छाड़ने, सही है गलत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल नामक एक परत रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। ये वायुमंडल की चौथी परत है, ये वायुमंडल की चौथी परत है। ओजोन की उपस्थिति के कारण रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर परावर्तन हो जाता है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या एक भी सही नहीं। तो ओजोन की उपस्थिति का रेडियो तरंगों पर पृथ्वी का परावर्तन हो जाता है, ये गलत है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है, बिल्कुल सही है। इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा वो जरा देखते हैं। आयन मंडल के रेडियो संकेतों को प्रतिबिंबित करने के लिए जाना जाता है और रेडियो संचार सिग्नल को सक्षम बनाता है जिसे विशाल दूरी पर सुना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी होती है और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का भाग है तथा आयनित होता है। इस प्रकार उत्तर बी सही है, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी एक मंडल होता है जिसका नाम है बहिर्मंडल। अब जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 का पहले पढ़ेंगे। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय रहा है। इस छिद्र के बनने का कारण क्या हो सकता है? प्रमुख क्षोभ मंडलीय अशांति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव की उपस्थिति,
प्रमुख ध्रुवीय मोर्चों और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। ध्रुवीय मोर्चों और समतापीय मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका एक ही आंसर सही है, बी, प्रमुख ध्रुवीय मोर्चों और सम ताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। तीन चीजें हैं इसमें बी। कैसे जरा देख देते हैं। ओजोन छिद्र की इस घटना का मुख्य कारण रासायनिक परिस्थितियां और विशेष वातावरण है, दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत कम तापमान ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का मुख्य कारण होता है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ से। 21वां प्रश्न पहले पढ़ते हैं। ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का संदेह है। ला नीना अब अल नीनो से कैसे अलग है। ला नीना भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र के तापमान की विशेषता है, जबकि ईसाई नीनो, ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म समुद्र के तापमान की विशेषता है। ठीक है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसे गलत है। लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। तो एक ही सही है, इसका मतलब केवल ए, यानी ए विकल्प है। कैसे जरा देखते हैं। ला नीना को इनसो की ठंडी अवस्था कहा जाता है और अल नीनो को गर्म अवस्था कहा जाता है। ला नीना का सतह सामान्य तापमान के प्रभाव के कारण मौसम और जलवायु पर बड़ा प्रभाव डालता है। इस प्रकार सही उत्तर कथन ए सही है, यानी केवल एक ही विकल्प सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22वां पहले पढ़ते हैं। जेट विमान निचले समताप मंडल में बहुत आसानी से और आसानी से उड़ते हैं, जितने भी विमान वगैरह होते हैं, क्योंकि व्याख्या क्या हो सकती है। निचले समताप मंडल में बादल या जलवाष्प नहीं होते। निचले समताप मंडल में बादल या जलवाष्प नहीं होते, जलवाष्प होते हैं, तो ये गलत है। निचले समताप मंडल में लंबवत पवनें नहीं होती, ये सही है, लंबवत पवनें नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए बी सही है। कैसे जरा देख लेते हैं। एक मिनट, बी क्यों होगा, दोनों सही होंगे। ये होगा जेट विमान निचले समताप मंडल में बहुत आसानी से, इसमें दोनों सही होंगे भैया। ये भी, एक मिनट कहां गया, बी वाला ही सही होगा। सी होगा इसमें, एक और दो दोनों सही। एक दो यानी निचले समताप मंडल में बादल जलवाष्प नहीं होते हैं, तो ये भी सही। और निचले समताप मंडल में लंबवत पवनें नहीं होती, ये भी होती हैं, तो दोनों सही हैं, इसलिए दो वाले हैं। ठीक है, सी वाला होगा सही। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि निचले समताप मंडल में जलवाष्प और बादल नहीं होते। ठीक है, निचले समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर हवाएं मौजूद नहीं होती हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर हवाएं अशांति पैदा कर सकती हैं, इसलिए विमान के लिए ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सी वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 में देखते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। कट्टूर बॉन्डिंग, रिले क्रॉपिंग और जीरो टिलेज वेस्ट। अब ये तीन ऑप्शन दिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन मिट्टी में कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद कर सकता है। केवल एक और दो सही, केवल तीन सही, या एक दो तीनों। ये तीनों सही हैं, ये तीनों मदद कर सकते हैं, सी वाला सही है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये सभी पद्धतियां मिट्टी में कार्बन के भंडारण में मदद करती हैं। जीरो टिलेज वह तकनीकी है जिसमें जुताई के माध्यम से मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। मतलब आपकी जो जीरो टिनेज है वह है जिसमें जुताई के माध्यम से मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और इसमें मिट्टी का कटाव, इसमें मिट्टी का जो कटाव होता है वो कैसा होता है, कम होता है। जबकि रिले क्रॉपिंग वह है जिसमें एक समय में कई फसलें उगाने की विधि, एक समय में कई फसलें उगाने की विधि है। यह संसाधनों के अकुशल उपयोग और मिट्टी के संरक्षण के संघर्षों को हल करने में क्या करता है, मदद करता है। जबकि कट्टूर बंडिंग एक ऐसी तकनीकी है जो वर्षा जल को पकड़ने में मदद करती है, जो वर्षा जल को इकट्ठा करने में मदद करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही है। अब चलते हैं जल्दी से 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न आपके सामने है। मृग के ऑरिक्स और चीरू में क्या अंतर है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटोलिनो ऑक्सी एंड चिरू।
ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे ऊंचे पहाड़ों के मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। बिल्कुल ये तो सही है। ऑरिक्स का शिकार उसके सींगों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है, ये गलत है। ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मौजूद है, जबकि चीरू केवल, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ऊपर दिए गए बयान में ए और बी सी में से कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत, एक सही है। अब कैसे सही वो देख लेते हैं। ऑरिक्स रेगिस्तान के पास पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे पानी के बिना रह सकते हैं, ठीक है। जबकि चीरू ठंडे क्षेत्रों को पसंद करते हैं और वे ज्यादातर पूरे चीन में और तिब्बत में पाए जाते हैं। भारत में वे लद्दाख के एरिया में ज्यादातर दिखाई देते हैं, इसलिए 24 का ए सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट वाला क्या सही है जरा देखते हैं। इसमें भी 4 कथन दिए, उनको पढ़ते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ये तो मैं पता है कि नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता जाता है। क्यों? वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है, सही है। ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी होती है, ऊपरी वायुमंडल में वायु का कम सघन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए 1 और 3 सी वाला विकल्प सही है। कैसे है जरा देखिए, विकल्प नंबर सी सही है, कैसे वो जरा देखते हैं। सी देखिए, वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। जैसे जैसे हवा ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं हमारे ऊपर हवा कम होती जाती है, इसलिए दबाव कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे दबाव कम होता जाता है हवा के अणु और फैलते हैं, यानी हवा फैलती है, तापमान घटता है और वातावरण को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म किया जा सकता है। इस प्रकार कथन सत्य 2 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल में अधिक नमी होती है, तो इसका भी जवाब दिया गया है। जैसे जैसे दबाव घटता है हवा के अणु और फैलते हैं और तापमान घटता जाता है, इसलिए ये कथन असत्य है। तीसरा है ऊपरी वायुमंडल में वायु कम सघन होती है, तो इसका एक आंसर भी दिया गया। वायु का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है, डेंसिटी घटती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऊपर से नीचे की ओर ढकेली हवा कम होती है और गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से बहुत दूर है, इसलिए यह भी कथन सत्य है। तो 25 का सी, ठीक है। तो ये थे आपके 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या का निराकरण डाल सकते हैं, अपनी समस्या को डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।